हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पल्सेस को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझते हैं पल्सेस होती क्या है। पल्सेस एक्चुअली में लेग्यूमिनस क्रॉप से ऑब्टेन की हुई सीड्स होती हैं जिनको हम लोग यूज करते कल्टीवेट करते हैं फॉर देयर हाई प्रोटीन कंटेंट। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि पल्सेस हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रीजन से इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स है ना। सबसे पहले इसका हाई प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि देयर इज अराउंड 20 to 25% प्रोटीन अगर हम पल्सेस की बात करें। तो ये जो इतना हाई प्रोटीन कंटेंट है एज अ वेजिटेरियन सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजोरिटी इंडियन पॉपुलेशन हम वेजिटेरियन होते हैं और हमको अच्छा प्रोटीन सोर्स जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सके उसमें दाल इज अ very important component all the pulses. Other than that, लेग्यूमिनस क्रॉप होने की वजह से दे फिक्सेट नाइट्रोजन इन द सॉइल। सॉइल में वो लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जिसकी वजह से वो सॉइल की फर्टिलिटी इंहांस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज दीज आर वेरी लो इनपुट क्रॉप, बहुत लो इनपुट क्रॉप है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर रेन फेड क्रॉप्स, बहुत ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लो टू मॉडरेट रेनफॉल रिक्वायरमेंट होती है या फिर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे पल्स क्रॉप तो ऐसे होते हैं जिनको अगर आप खरीफ सीजन में लगा रहे हो ना तो आपको इरिगेशन देने की भी जरूरत नहीं। तो ये इसका बेसिक ये पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा इंपॉर्टेंस इसकी ऐसे भी है कि देखो अभी हम लोग पल्सेस लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन बन रहा है सॉइल में, ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन फिक्सेट हो जा रहा है, तो बहुत ज्यादा हमको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने पड़ रहे। जब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनते हैं ना तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बनने के प्रोसेस में बहुत सारा CO2 रिलीज होता है। अगर एक्सेस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का आप यूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा N2O रिलीज होता है, जिसकी वजह से विच आर ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से आपका एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है। तो एक तरीके से एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं और क्योंकि ये सॉइल को रिप्लेनिश कर रही है तो ये एक मल्टीपल क्रॉपिंग पे अडॉप्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है। तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद भी इसको हम लोग बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते नहीं है अगर देखा जाए तो, है ना। क्या रीजंस है, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि इंडिया में पल्सेस की कल्टीवेशन हम लोग इतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं। देखो तीन तरीके से आप इसके कॉन्स्ट्रेंट्स को समझ सकते हो। पहला तो एग्रोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स। एग्रोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स में आती है वो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जहां पे हम गलतियां कर रहे हैं कि इस वजह से हम लोग पल्सेस को नहीं लगा पा रहे हैं। देखो सबसे पहला चीज है टाइमली सोइंग। हम लोग कभी भी पल्सेस को टाइमली सो नहीं करते, मतलब ये हमारी गलती है, हम इस चीज का ध्यान नहीं रख रहे, जिसकी वजह से डिजीज पेस्ट इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ती है। जो स्पेसिंग हमको प्रोवाइड करनी चाहिए हम वो नहीं करते, जो सीड रेट अडॉप्ट करना चाहिए वो नहीं करते। माना रेन फेड क्रॉप है, लेकिन अगर कहीं पे इरिगेशन की जरूरत है, क्रिटिकल स्टेजेस है, मान लो रेन नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही, या मान लो आपने खरीफ में नहीं लगा के रबी में लगाया है, जायद में लगाया है, तो आपको इरिगेशन तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना क्रिटिकल स्टेजेस में, अदरवाइज यील्ड उसकी रिड्यूस होगी। तो ये सब एग्रोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स है जिसकी वजह से पल्सेस का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता, प्रोडक्शन भी नहीं और प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इसके साथ साथ इसके कुछ जेनेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं। ये एक्चुअली में ना इसका जो जेनेटिक बेस है इसमें एकदम डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन इतना समझ लो बहुत नैरो है, तो यील्ड पोटेंशियल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इसकी बहुत सारा स्ट्रेस रेजिस्टेंट, डिजीज टॉलरेंट या फिर हाई यील्डिंग वैरायटीज हमने अभी तक ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप ही नहीं की है। ये एक चीज है जो हम करेंगे तो हम लोग पल्सेस के प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल कांस्टेंट इसके केस में ये है कि पुअर पॉड फिलिंग इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। अदर देन पुअर पॉड फिलिंग फ्लावर ड्रॉपिंग इज अनदर वेरी कॉमन फिनोमेना। तो ये सब रीजंस की वजह से पल्सेस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं कर रही है। तो इसके एज अ मतलब इसको कॉम्बैट करने के लिए हमें हाई यील्डिंग वैरायटीज डेवलप करनी चाहिए, स्ट्रेस टॉलरेंट, डिजीज टॉलरेंट वैरायटीज डेवलप करनी चाहिए। साथ ही साथ हमको अपने एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सही प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे हैं। ये सब स्ट्रैटेजीज फॉलो करके हम लोग इनहांस कर सकते हैं पल्सेस का प्रोडक्शन। अब पल्सेस के बारे में एक छोटे से इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगी जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाएगी, विच इज नॉड्यूलेशन इन पल्स क्रॉप्स। देखो होता क्या है, पल्सेस जो है दीज आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। इनकी रूट हेयर में प्रेजेंट होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या करता है, प्लांट की रूट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। सिम्बायोटिक का मतलब है म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि जो राइजोबियम है उसको रूट से खाना मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, बदले में राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेट करके रूट के लिए अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पूरा साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल।
ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि रूट हेयर्स में जाकर के हमारे राइजोबियम प्लांट की रूट को एक तरीके से इन्फेक्ट करता है और वहां पे इट फॉर्म्स एन एंजाइम नाइट्रोजनस, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसी को हम कहते हैं नॉड्यूलेशन ऑफ पल्स क्रॉप्स। तो नॉड्यूलेशन जो होता है उसको इनहैंस करने के लिए, आर्टिफिशियली इनहैंस करने के लिए हम लोग पल्सेस में उनकी सीड को राइजोबियम के थ्रू इनॉक्यूलेट कराते हैं। राइजोबियम के साथ उसको हम लोग इनॉक्यूलेट कराते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सीड इनॉक्यूलेशन इन पल्स क्रॉप्स। लेकिन यहाँ पे कैच है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली जो राइजोबियम है इट इज अ वेरी होस्ट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो राइजोबियम का स्ट्रेन आप यूज कर रहे हो चिकपी के लिए, यू कैन नॉट यूज द सेम स्ट्रेन फॉर ग्राम, ग्रीन ग्राम या फिर ब्लैक ग्राम। सेम स्ट्रेन को आप यूज नहीं कर सकते। तो इसी को हम कहते हैं क्रॉस इनॉक्यूलेशन ऑफ राइजोबियम स्ट्रेन या फिर क्रॉप स्पेसिफिक राइजोबियम स्ट्रेन। तो उस चीज का हमको ध्यान रखना होता है कि हम लोग स्पेसिफिकली, अगर हम लोग बात करें हैं पिजन पी की, तो हम लोग राइजोबियम स्पीशीज में कैटानस ग्रुप का यूज करेंगे। अगर हम सोयाबीन की बात कर रहे हैं तो ब्रेडी राइजोबियम जपोनिकम का यूज करेंगे। ये अलग अलग स्ट्रेन्स है राइजोबियम की, जो कि उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पल्स क्रॉप को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। तो आपके पल्सेस के बारे में इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग नहीं लगा रहे उतने अच्छे से, तो उसको हम स्ट्रेटेजाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। नॉड्यूलेशन समझा हमने, साथ ही साथ नॉड्यूलेशन के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि देयर आर क्रॉप स्पेसिफिक राइजोबियम। तो जब हम सीड इनॉक्यूलेशन कर रहे हैं पल्सेस का, तो वो क्रॉप स्पेसिफिक वाले क्राइटेरिया का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो बायोफर्टिलाइजर्स के फॉर्म में हम राइजोबियम का यूज करते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज हो गए, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम विगर के लिए, ये सब चीजें भी हम लोग यूज करते हैं। तो दिस वाज अबाउट पल्सेस। अब हम लोग इंडिविजुअली एक एक पल्सेस को समझते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट क्रॉप विच इज योर पिजन पी। तो पिजन पी से शुरुआत करते हैं। ये हमारे इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है और इंडिया इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। ठीक है, इंडिया में भी स्पेसिफिकली यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये सब रीजन्स में ये ग्रो होता है। यूपी में हाईएस्ट प्रोडक्शन है और कर्नाटका में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है पिजन पी की। अब अगर मैं बात करूं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट की, तो वेजिटेटिव फेज में पिजन पी को चाहिए होता है। जब फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेसेस एक्टिव होते हैं तब उसको वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद आ रही होती है। लेकिन जब उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो जाता है तब वो फिर सोचता है कि उसको थोड़ा सा ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो लोमी सॉइल्स में सबसे बेस्ट ये ग्रो करता है। सबसे बस एक चीज का हमको ध्यान में रखना है कि सलाइन अल्कलाइन सॉइल्स को ज्यादा टॉलरेट नहीं करता, ज्यादा पसंद नहीं करता, और साथ ही साथ वाटर लॉक्ड कंडीशन इसके केस में नहीं होनी चाहिए। तो बहुत मॉडरेट वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप है। 600 to 1000 mm वाटर सफिशिएंट होता है। इनफैक्ट इसको अगर आप खरीफ सीजन में लगा रहे हो तो आपको इरिगेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप रबी में कर रहे हो तो आपको इरिगेशन देना पड़ेगा। जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं उसमें वाटर मैनेजमेंट में इसके इतनी ही चीजें हैं। जो क्रिटिकल स्टेजेस है फ्लावर इनिशिएशन एंड पॉड फिलिंग स्टेज, उसमें आपको अगर रबी में लगा रहे हो तो पानी देना पड़ेगा। खरीफ में आपको इसको इरिगेट करने की भी जरूरत नहीं है। अब बात करिए अगर हम लोग फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की कि क्या रिक्वायर्ड है इसको, तो देखो नाइट्रोजन तो ये खुद से बना रहा है ना, फिक्सेशन तो ये कर ही ले रहा है। बस इनिशियल स्टेज में जब तक इसकी नॉड्यूलेशन अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, जब तक रूट नॉड्यूल्स खुद ही डेवलप नहीं हुए, रूट ही खुद से अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तब तक के लिए इनिशियली एज अ बेसल डोज हम लोग लगाते हैं नाइट्रोजन 20 to 30 kg पर हेक्टेयर। फॉस्फोरस को भी एज अ बेसल एप्लीकेशन ही हम देते हैं रूट्स की डेवलपमेंट के लिए 40 to 50 kg पर हेक्टेयर एंड पोटेशियम 20 to 30 kg पर हेक्टेयर। बस उसके बाद आपको नाइट्रोजन कुछ भी फर्टिलाइजर्स वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट होता है अगर हम लोग क्रॉप लगाने से पहले 5 से 10 टन FYM अपने सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर दे, तो वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीड कंट्रोल का जो मेजर पीरियड होता है हर क्रॉप के लिए, आपने नोटिस किया होगा, वो इनिशियल के स्टेजेस हैं। 20 to 30 to 35 डेज का जो स्टेज है, 20 to 30 से लेके 30 to 45 डेज का जो पीरियड है वो क्रिटिकल पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पे अर्ली ग्रोथ वाला फेज है, स्लो डेवलपमेंट हो रही है। तो इस फेज में अगर वीड इन्फेस्टेशन बढ़ती है तो वो चीज हार्मफुल हो सकती है ओवरऑल यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो मैकेनिकली तो हमको 20 डेज आफ्टर सोइंग एंड 40 डेज आफ्टर सोइंग हमको वीडिंग करनी चाहिए, हैंड वीडिंग करनी चाहिए। अदर देन दैट अगर हम केमिकल जा रहे हैं तो प्री इमर्जेंस के लिए एलाक्लोर एट द रेट ऑफ 1.5
केजी पर 1.5 ग्राम पर हेक्टेयर हम ले लेते हैं, या फिर हम लोग ले लेते हैं बेसिलिन विच इज अराउंड 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ सीड एज अ पोस्ट इमरजेंसी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके जो कॉब्स हैं वो ब्राउन हो जाए, ड्राई हो जाए, तो वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। बस उनको या तो स्टिक से बीट करके या थ्रेशर्स के थ्रू थ्रेशिंग की जाती है। इसके बाद पावर हलर्स की मदद से जो एक सीड होता है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं इनटू 2 पार्ट्स में, जिससे कि हमको जो हम लोग अरहर की दाल खाते हैं वो दाल के फॉर्म में वो ऑब्टेन हो जाता है। तो पिजन पी इज वेरी सिंपल। जो 1-2 पॉइंट्स याद रखने हैं उसको मैं वापस से समराइज करा देती हूँ। इंडिया इज द ओरिजिन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अदर देन दैट मैनेजमेंट में अगर हम आ जाते हैं तो मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल, क्योंकि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में विल रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनिशियली जब तक रूट डेवलप नहीं हो रहा है, और पोटेशियम तो चाहिए ही हमें। तो 20:40:20 का हम रेशियो देख रहे हैं। इसके बाद वाटर मैनेजमेंट आपको करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप खरीफ में लगा रहे हो, लेकिन रबी में लगा रहे हो तो 2 क्रिटिकल स्टेजेस हैं, फ्लावर इनिशिएशन एंड पॉड फिलिंग, जहां पे आपको थोड़ा बहुत पानी उसको देना पड़ेगा, विच इज रिक्वायरमेंट इज अराउंड 600 to 1000 mm। ठीक है। अब इसके अलावा वीड मैनेजमेंट के लिए वही है, 20 days आफ्टर सोइंग एंड 40 days आफ्टर सोइंग में हैंड वीडिंग कर दो। या तो केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो प्री इमरजेंस में एलाक्लोर यूज करते हैं, पोस्ट इमरजेंस में फ्लूक्लोरिन यूज करते हैं। बस यहाँ पे आपका पिजन पी का मैनेजमेंट कल्टीवेशन इतना सिंपल है। तो लगे हाथों हम लोग ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम को भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत सिमिलर है। ठीक है, ये एक बार में आपको याद हो जाएंगे। देखो, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम को साथ में डिस्कस करने से पहले मैं उनके बीच के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस को आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूंगी, जो कि बहुत सिंपल है एक्चुअली। देखो, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम का सीड कलर ग्रीन है, ब्लैक ग्राम का ब्लैक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, एक पॉइंट आप याद रख लो, ब्लैक ग्राम मतलब बड़ा, ग्रीन ग्राम मतलब छोटा। जो इसका पॉड होता है ग्रीन ग्राम का वो साइज में छोटा होता है, ब्लैक ग्राम का पॉड साइज बड़ा होता है। जो आपका ग्रीन ग्राम का पौधा होता है वो भी छोटा होता है, जो कि अराउंड आपको 60 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट जाएगी, जबकि ब्लैक ग्राम का जो पौधा होता है उसकी हाइट अराउंड 90 सेंटीमीटर जाती है, तो वो पौधा भी बड़ा है। साथ में जो ग्रीन ग्राम है वो आपका शॉर्टर ड्यूरेशन वेराइटी है, केवल 60 दिन की वेराइटी है, जबकि आपका जो ब्लैक ग्राम होता है वो 90 to 110 डेज, तो लॉन्गर ड्यूरेशन वेराइटी होती है। ये कुछ बेसिक उनके बीच के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑल्सो, अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो सीड साइज भी जो आपके ग्रीन ग्राम का छोटा होता है और ब्लैक ग्राम का बड़ा होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका डेटा। तो देखो, सबसे पहले ये भी पिजन पी की तरह दोनों ओरिजिनेट इंडिया में हुए हैं, और इंडिया ही इनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में आता है। स्पेसिफिकली गुजरात, हमारे स्टेट वाइज गुजरात इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन वाइज ऑल्सो, प्रोडक्टिविटी वाइज ऑल्सो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम। अब हम लोग समझते हैं इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स को, सॉइल रिक्वायरमेंट्स को। दोनों ही क्रॉप को वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, और सॉइल में लोमी सॉइल इज द बेस्ट। वाटर लॉगिंग दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, बोथ आर सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग कंडीशंस। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, तो जस्ट लाइक पिजन पी ये भी एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो इसको बस इनिशियली थोड़ा सा नाइट्रोजन चाहिए, विच इज अराउंड 15 to 20 kgs ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। उसके बाद नहीं चाहिए। फॉस्फोरस 40 to 50 kgs पर हेक्टेयर एंड पोटेशियम ऑल्सो 40 to 50 kgs पर हेक्टेयर, बस। और उसके अलावा हम लोग इसको भी राइजोबियम के साथ ट्रीट करेंगे, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये खुद से कर लेगा। वीड मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, कि आप हैंड वीडिंग करो 20 days आफ्टर सोइंग एंड 45 days आफ्टर सोइंग। जो क्रिटिकल पीरियड है इट इज 20 to 45 डेज, तो यहाँ पे 2 बार हम हैंड रीडिंग कर लेते हैं। अगर हमको केमिकल यूज करना है तो प्री इमरजेंस में पेंडामिथिलिन यूज कर लो, पोस्ट इमरजेंस में आपका बेसिलिन यूज कर लो। ये करके हम लोग वीड्स को भी मैनेज कर लेते हैं। वाटर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, क्योंकि आपको खरीफ में तो इरिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं वो है फ्लावरिंग एंड पॉड फिलिंग, वहां पे इसको खरीफ में ऑटोमेटिकली पानी मिल जाता है। इन केस आप इसको रबी सीजन में लगा रहे हो तब फिर आपको क्या करना चाहिए, इरिगेशन देनी चाहिए पॉड फिलिंग स्टेज में एंड फ्लावरिंग स्टेज में। और यहाँ पे बेसिकली यील्ड आपको मिलती है ग्रीन ग्राम से 8 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर, ब्लैक ग्राम से 7 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। और दिस वाज ऑल दैट यू नीडेड टू नो अबाउट ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। अदर देन दिस देयर इज वन मेजर थिंग, जो कि है वेराइटीज के नाम, स्पेशली आईजीकेवी रिलीज्ड वेराइटी, जिसको याद रखना बहुत सिंपल है। देखो, आईजीकेवी रिलीज्ड वेराइटी ऑफ ग्रीन ग्राम
या मूंग इज IGKM061, IGK इंदिरा गांधी कृषि मूंग 12-1, इंदिरा गांधी कृषि मूंग 6-1। और उड़द की IGKU इंदिरा गांधी कृषि उड़द 02, इंदिरा गांधी कृषि उड़द 04। IGK की रिलीज वेराइटीज एटलीस्ट हमको स्पेसिफिकली याद रखनी है। एंड दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, पर्टिकुलरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ आपके पल्सेस पूरी तरीके से कवर्ड हो गए जो हमारे सिलेबस में है, विच इज पिजन टी, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम।